So our next block is ब्लैक स्प्रिंग रिटन बाय हेनरी मिलर। ये नॉवल है, ये एक तरह की ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है एंड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल में लिखी गई है। ज़्यादातर हम जो नॉवेल्स होते हैं उसे एक स्टोरी की तरह पढ़ते हैं ना, इसमें देखो इन्होंने एक ही नॉवल के अंदर 10 शॉर्ट स्टोरीज डाल रखी है एंड ये सारी की सारी 10 शॉर्ट स्टोरीज है ना, इन्हीं की लाइफ के ऊपर है। ठीक है, तो अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम अब इतनी सारी 10 शॉर्ट स्टोरीज हम कैसे याद रखें। इसके पीछे भी मैं आपको एक छोटे छोटे हिंट्स देती चलूंगी कि आपको बस इतना इतना छोटा छोटा सी बात याद रखनी है, बाकी इसमें कोई ऐसे सेंट्रल प्लॉट नहीं है। ठीक है, इसका देखो जो नरेटिव स्टाइल है ना, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है कि इनके दिमाग में जो भी बातें आती है, चाहे वो इमेजिनरी बातें हो चाहे वो अनरियलिस्टिक बातें हो, मतलब बहुत ही सररियल सा ये नॉवल है। सररियल वर्ड क्या होता है, जो ना अनरियलिस्टिक सा हो। ठीक है, मतलब आपको कई बार ऐसे सोचने में लगेगा ये क्या लिखा है, ये तो रियलिटी से बिल्कुल भी दूर दूर तक कुछ इसका नाता है ही नहीं। ठीक है, तो मेमोरी लाइक विनियट्स। ठीक है, ये जो वर्ड है ना विनियट, इसका मतलब है एक तरह से डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसे क्लियर, जिसमें पिक्चर आपको दिखाई दे, इमेजिनेशन क्रिएट हो, उस तरह की पिक्चर्स। तो मेमोरीज क्या होती है, हमारी जो पुरानी यादें होती है ना। तो ये पब्लिश कब हुआ है, 1936 में लिखा गया था, 1932 एंड 33 में। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, याद रखना। एंड ये डेडिकेट किसको किया गया है, इन्होंने डेडिकेट किया है एनाइस नीम को। तो जो फर्स्ट स्टोरी है द 14th वार्ड। अब आपको याद रखना वार्ड क्या होता है, बच्चा, है ना। तो 14th वार्ड से आप ये से याद रखना कि कोई 14 साल का बच्चा होगा। ठीक है, तो उसके बचपन के बारे में बता रहे हैं। अब ये क्योंकि ऑटोबायोग्राफिकल है तो ये किसके बच्चे बचपन की बात करेंगे, मिलर के बचपन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चाइल्डहुड में दिखाता है कि बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही अच्छा सेल्फ कंटेन्ड वर्ल्ड है, बहुत प्यारा दुनिया है जिसमें स्ट्रीट गेम्स, मतलब जो हम सड़कों पे गेम्स खेला करते हैं, रिवर टाइड्स दिखाई गई है, ब्रुकलिन ब्रिज दिखाया है। तो इसका बचपन जो है ब्रुकलिन में बीता है। ठीक है, अच्छी जगह है, वो काफी प्यारी जगह है। एंड ये जिस एज में है ना, उसे सब कुछ बहुत प्योर लगता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत सही फेयर लगता है। ठीक है, अभी धीरे धीरे ये अडल्टहुड को समझेगा जब इसे सब कुछ फ्रेगमेंट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये दोस्तोवस्की को पढ़ता है, उन्हें समझता है कि लाइफ की रियलिटीज क्या है। ओके, फिर आ जाते हैं हम सैटरडे आफ्टरनून पे। ये भी अच्छा टाइम दिखा रहे हैं, पेरिस में है। ठीक है, एंड सैटरडे आफ्टरनून को ऐसे समझ लो आप, इसको आपको ना पॉजिटिव और नेगेटिव में बताना है कि कौन सा इंसिडेंस इनका ज्यादा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो सैटरडे आफ्टरनून को आप ऐसे लगा लो, स्कूल जाते थे आप लोग, मंडे टू सैटरडे आपके स्कूल होता था, आफ्टरनून के बाद आप थोड़ा रिलैक्स चिल एकदम कि भाई अब छुट्टी पड़ गई है, तो अब हमारे पास अगला दिन संडे, आराम से सोएंगे, मौज मस्ती करेंगे। तो वही फील इस पार्ट के अंदर है। ठीक है, तो ये देखो पब्लिक यूरिनल्स में भी जा रहे हैं ना, तो वहां पे भी ये सोच रहे हैं लिटरेचर के बारे में एंड मतलब लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सिटी की रॉनेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये जो सिटी है ना बड़ी प्यारी सी है। कौन सी सिटी, पेरिस। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ा याद रखनी है। फर्स्ट वाले में ब्रुकलिन का जिक्र है, सेकंड में पेरिस का जिक्र है। तो अभी भी ये लाइफ से जो है खुश है। ठीक है, थोड़े से डिसकंटेंट होते हैं, डिसकंटेंट मतलब अनसेटिस्फाइड। ठीक है, लेकिन अपने आप को संभाल लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिखर गए अभी भी। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है थर्ड और फोर्थ डे ऑफ स्प्रिंग। अभी ये टाइम भी इनका पेरिस में ही है। ठीक है, अब इसको भी ऐसे लगा लो कि भाई ये भी इनका चाइल्डहुड को ही इसमें याद कर रहे हैं। तो फर्स्ट सॉरी थर्ड और फोर्थ डे को आप कैसे लगाओगे कि अभी एक 7 डेज में हम लाइफ की स्टेज को लगा लेते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड और फोर्थ स्टेज होती है वो बीच की सी होती है। ठीक है, तो इस टाइम पे जो ये मिलर है ये अपने चाइल्डहुड को याद कर रहा है, डिसीजेस जो इसको हुई थी, बीमारी हुई थी, फिर समय के इल्यूजन के बारे में सोचता है। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ी सी मैडनेस आने लग जाती है एंड ये जो है ना अमेरिका को छोड़ के भागना चाहता है। तो ये वो वाला एज एज आ गई आपकी, जब अगर आपकी पूरी जिंदगी 7 दिनों में मैं इसे डिवाइड कर दूं, जो तीन और चौथा फेज आएगा ना, तीसरे दिन से चौथे दिन के बीच का फेज आएगा, ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग और वैसा रहता है, डिफिकल्ट टाइम होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 3 शॉर्ट स्टोरीज किस तरीके से इनका आप लिंक याद रखोगे कि क्या फील इस टाइम पे चल रही है, वो आपको याद रखना है।
ठीक है। तो नेक्स्ट इज माई एंजल इज माई वाटरमार्क। अब वाटरमार्क क्या होता है भाई? वाटरमार्क कौन बना सकता है? जिस इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होती है, जो इंसान कुछ अपना खुद से क्रिएट कर सकता है। तो ये देखो बहुत सारी पेंटिंग्स बना सकते थे, हॉर्स की, मैन की, माउंटेन की, वॉल्केनो की एंड एंजल की। तो ये कहते हैं भाई ये जो एंजल है ना, यही मेरा सिंबॉलिक वाटर मार्क है। इनकी जो क्रिएटिविटी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है। तो सर रियल इमेजेस बनाते हैं। सर रियल मतलब जो अनरियलिस्टिक सी लगे। ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो आपको। नेक्स्ट इज द टेलर शॉप। अब टेलर शॉप इनकी नहीं है, इनके पापा की है। तो ऐसे याद रख लेना कि इनके पापा जो है टेलरी का काम करते थे, टेलर थे। ठीक है भाई। तो ऐसे याद रखना। अब क्योंकि ये टेलर शॉप की बात हो रही है, इनके पापा की बात हो रही है, तो मतलब फिर से ये कहाँ चले गए हैं? बचपन में चले गए अपने। अब बचपन में चले गए हैं तो वहाँ पे नेबर्स को याद कर रहे हैं। बचपन इनका ब्रुकलिन में है। ठीक है। तो एक्सेंट्रिक मतलब होता है जो बहुत ही अलग, मतलब सेंट्रिक मतलब सबसे जैसे मिलता जुलता कॉमन, एक्सेंट्रिक मतलब सबसे ना मिलने जुलने वाला, अलग, बहुत ही अजीब और गरीब रिलेटिव्स थे इनके। फिर एकदम अर्ली एज में शादी हो जाना, फिर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशंस होना। ठीक है। तो लाइफ को समझना, फैमिली को समझना, और जो उस यूथ का जो एज होता है ना, उस टाइम पे जो भ्रम होते हैं वो काफ़ी सारे टूटते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें दिखाई है इस द टेलर शॉप शॉर्ट स्टोरी के अंदर। फिर जेबर वॉल क्रॉन्स्टैड, देखो ये नाम बड़ा अजीबो गरीब रखा, बोलने में भी जबान लड़खड़ा रही है। बट इसको याद कैसे करोगे आप? ये ऐसे लगा लो जितना अजीबो गरीब ये नाम है ना, उतना ही अजीबो गरीब ये आदमी है। जेबर वॉल क्रॉन्स्टैड। तो जैब से नाम से याद रख लेते हैं। देखो जैब लिखा है ना, निकनेम। तो ये भी इनका जो है पड़ोसी है आई गेस, है ना। मिलर विजिट्स अ पेकुलर टॉकेटिव मैन, नहीं पड़ोसी नहीं है, ऐसे ही मतलब रैंडम कोई टॉकेटिव आदमी है जो जिसका इंसिडेंस इसमें बताया गया है। ओके। तो इसके साथ जो है बहुत ही वियर्ड टाइप ऑफ कन्वर्सेशंस होती है वो दिखाई गई है। एंड बहुत ही अजीबो गरीब डोमेस्टिक सीन्स होते हैं, स्ट्रेंज डोमेस्टिक सीन्स होते हैं, वो दिखाए गए। ओके। फिर नेक्स्ट आ जाता है इनटू द नाइट लाइफ। अब यहाँ पे नाइट लाइफ मतलब और भी ज़्यादा यूथ की बात करी जाएगी। यूथ मतलब एकदम जब हम 30s के आसपास पहुँच जाते हैं। ठीक है। जब हमें सिटी लाइफ देखनी है, सिटी नाइट देखनी है। ठीक है। एंड नेचर, सेक्स, डेथ, एग्जिस्टेंशियल म्यूजिक्स, ये सारी चीज़ों की थॉट्स हमारे दिमाग में आने लग जाती है। ओके। सो डिसकनेक्टेड वीनेट्स हो जाते हैं आपके अंदर। जो ये इसमें जी है ना, ये साइलेंट है। ओके। वीनेट्स इस तरीके से बोलेंगे इसे, वीएनेट्स। ओके। तो अ सीरीज ऑफ सर रियल, हमेशा याद रखना इसमें ना सर रियलिज्म का बहुत ज़्यादा थीम्स यूज़ करे। सर रियलिज्म मतलब अनरियलिस्टिक चीज़ें जो रियलिस्टिक ना लगे। ओके। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं वेकिंग अप एंड डाउन इन चाइना। अब ये चाइना नहीं पहुंचे हैं वाकई में, ये फ्रांस में ही है, मतलब पेरिस। ठीक है। तो ये फ्रांस को चाइना की तरह इमेजिन करते हैं कि ये तो एक एलियन वर्ल्ड है, मतलब इस दुनिया को मैं जानता ही नहीं। तो ये सड़कों पे घूमते रहते हैं, वहाँ पे डेड बॉडीज से टकरा जाएंगे। अनरियल है ना, सर रियलिज्म मैंने बताया ना आपको। ठीक है। तो इस सब चीज़ों से ये क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हैं? आइडेंटिटी, वॉर, लॉस्ट यूथ, एंड जो इनका फ्यूचर होने वाला है ना, उसको ये सोचते हैं कि वॉयलेंट फ्यूचर होगा। जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है, ये बहुत ही वॉयलेंट फ्यूचर होने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है बर्लस्क। ये जो बर्लस्क होता है ना, एक तरह के पैरोडी शोज होते हैं। ठीक है। तो ये अपनी सारी मेमोरीज का कोलाज बनाते हैं इस बर्लस्क शोज के अंदर, कि भाई डेड बॉडीज को देख रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, एडल्टरी कर रहे हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास याद कर रहे हैं अपने। ठीक है। तो पर्सनल फ्रीडम को ये बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो देते हैं। एंड खुद के दिमाग के अंदर ही पीस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे मैम ये कैसा नॉवल है, क्या चल रहा है इसमें, इतनी सारी शॉर्ट स्टोरीज है, कहीं का कुछ कनेक्शन बैठ ही नहीं रहा है, ये तो बस हमें रटना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा आपको बस इन वर्ड से याद रखना पड़ेगा कि भाई बर्लस्क मतलब पैरोडी शोज। किस चीज़ की पैरोडी बनाई जा रही है? जो अजीबोगरीब चीज़ें हैं, डेड बॉडीज है। ठीक है। सड़कों पे घूमना है, एडल्ट्री है, चाइल्डहुड हॉन्टिंग चीज़ें हैं। ओके। तो लास्ट आ जाता है मेगालोपॉलिटन, मेगालोपॉलिटन मैनिएक। मेगालोपॉलिटन कौन होता है? मेगालोपोली मतलब
बहुत ही बड़ा शहर, ठीक है। मेगा मतलब बहुत ही बड़ा, पॉलिटन मतलब शहर। तो मैनिएक कौन होता है? जो पागल सा होता है, ठीक है। अब ये इस मेट्रोपोलिस सिटी को, मतलब ये जो सिटी है बहुत ही बड़ी सी है, इसको कैसे दिखाते हैं? लाउड है, क्राउडेड है एंड डिस्ट्रक्टिव है, मतलब जो मतलब खत्म होने की कगार पे है। ओके, तो इस तरीके से दिखाते हैं कि भाई सिविलाइजेशन का ही एंड होने वाला है। एंड ये इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं अपने बारे में, सोचते बहुत ज़्यादा है। तो बस यही सब है इस नॉवल के अंदर। बाकी आप क्वेश्चन आंसर पढ़ के ना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर स्टोरीज पढ़ के आपको काफ़ी कंफ्यूजन हुई हो तो डोंट वरी, आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ के जो है काफ़ी इजी लगेगा कि हाँ इतना मुश्किल भी नहीं है। मेन मेन जो ये सारे मैंने पॉइंट्स बताए ना, इसी को ही आपको रिपीट कर करके लिखना है। एक क्वेश्चन आएगा, आराम से लिख दोगे। टोटल आपके पास 8 या 9 क्वेश्चंस होंगे एंड उसमें से आपको चॉइस देंगे 5 क्वेश्चन करने की। अभी इस वाले में ना जो आपका मैंने अमेरिकन नॉवेल्स का पैटर्न देखा, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ना उसमें आपको वो फर्स्ट क्वेश्चन तो करना ही करना पड़ेगा, उसमें और करके ऐसे 2 क्वेश्चन के बीच में चॉइस होगी। तो वो बहुत ही जनरल क्वेश्चन होगा कि भाई अमेरिकन नॉवल के बारे में बताओ या फिर हिस्ट्री के बारे में बताओ, ऐसे थोड़ा बहुत उसके बारे में पूछेंगे। उसके अलावा बचे 8 क्वेश्चन, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर बाकी के जो नॉवेल्स है वो आसान लगे तो वो अटेम्प्ट कर लेना। बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि इसको भी आसान बना सकूं, ठीक है। बट हाँ, इसका ये है थोड़ा पैटर्न अजीब है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे लग सकता है कि इसको हैंडल कैसे करेंगे, इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। मोस्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनके आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिए, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो इसके थीम्स देखो क्या है? चाइल्डहुड एंड मेमोरी, एलियनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट है, मॉडर्निटी एंड फ्रेगमेंटेशन दिखाया, क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, सेक्सुअलिटी एंड डिजायर, डेथ एंड डेके, इंडिविजुअल फ्रीडम, आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी, अर्बन क्योर्स एंड सिविलाइजेशन कोलैप्स, नॉस्टैल्जिया एंड लॉस। तो इतने सारे थीम्स इसमें आ गए, इसे अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस हेनरी मिलर्स ब्लैक स्प्रिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्लॉट एंड नरेटिव टेक्निक। तो प्लॉट तो हमें पता है भाई, इसका 10 ऑटोबायोग्राफिकल यूनिट्स है ना, वेनिट्स। तो इसमें कोई ऐसे सीधा साधा तो ये प्लॉट है नहीं, कन्वेंशनल प्लॉट नहीं है, सीधा प्लॉट नहीं है। थोड़ा कभी पास्ट की बात हो रही है, कभी प्रेजेंट की बात हो रही है, कभी फ्यूचर की बात हो रही है, कभी इमेजिनरी वर्ल्ड की बात हो रही है। तो कोई सेंट्रल स्टोरी नहीं है, कोई कैरेक्टर का प्रोग्रेशन नहीं है, मिलर ही है सब कुछ, जो चीज़ हमें दिखाई जा रही है, ठीक है। तो एक तरह से मेमोइड सा पढ़ाया जाता है कि मतलब जो चीज़ें मिलर के पास्ट में हुई है वो सब हमें दिखाई जाती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू, ठीक है। जैसे एक कोई जर्नल हो, उसे हम पढ़ रहे हो एंड वो जर्नल में भी सब एक ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से नहीं लिखा गया है, आगे पीछे की स्टोरीज बता रहे हैं। तो ये कभी ब्रुकलिन में होते हैं, कभी पेरिस में होते हैं, कभी अपने ख्यालों में होते हैं, कभी पास्ट में होते हैं, कभी प्रेजेंट में होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ किया गया है। एंड पर्सनल लिरिकल एंड इंट्रोस्पेक्टिव जो है इन्होंने स्टाइल यूज़ किया है। फिर फिलोसफिकल डाइग्रेशंस दिखाई है भी, कभी किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। इमेजरी इनकी बहुत ही ज़्यादा विविड है, मतलब बहुत ही बड़ी इमेजरी इन्होंने बना के दिखाई है, कहीं भूत भी लेकर आ रहे हैं कहीं कहीं से, ठीक है। सररियल डिस्क्रिप्शंस है, बहुत ही अनरियलिस्टिक सी चीज़ें। तो एक्सपीरियंस, इमोशन, मेमोरी, ये सारी चीज़ें दिखाई है आपके प्लॉट में। तो स्ट्रक्चर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ें आपको मेंशन करना है अगर नरेटिव टेक्निक या प्लॉट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ब्लैक स्प्रिंग, तो देखो भाई ब्लैक स्प्रिंग है ना, ये एक तरह से सिंबॉलिकली यूज़ किया गया है, किसके लिए? वैसे तो ये स्प्रिंग होता है सीजन ऑफ रिन्यूअल, लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में यूज़ किया है, या किस तरीके से? डार्कनेस एंड डेके दिखाने के लिए। भाई सब कुछ तो पॉजिटिव नहीं होता ना, इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें बाद के टाइम पे हुई है लाइफ में, वो सारी की सारी नेगेटिव ही थी मोस्टली, ठीक है। तो मिक्स ऑफ ब्यूटी, वाइटलिटी एंड इनएविटेबल सफरिंग, पर्सनल एंग्विश मतलब खुद पे पर्सनल गुस्सा आना, एलियनेशन एंड क्योर्स ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। फ्रेगमेंटेशन, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, अर्बन मैडनेस, होप एंड डिस्पेयर को एग्जिस्टिंग, उम्मीद भी है और जिसे कहते हैं ना उम्मीद हार जाना, वो भी है, दोनों साथ साथ चल रहा है,
पैराडॉक्स है ये एक तरह का कि भाई एक तरफ आप उम्मीद हार भी चुके हो, एक तरफ उम्मीद को जिंदा भी रखा हुआ है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल है, लिख देना अच्छे से। तो सर रियलिस्टिक नॉवल कैसे है भाई? इरेशनल ड्रीम लाइक नरेटिव स्टाइल यूज किया गया है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज करी है। दरअसल हमारे दिमाग में जो बातें कर चलती है ना, हम उन्हें इतने इजिली एकदम एज इट इज प्रेजेंट कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो उनका जो डिस्क्रिप्शन हम देंगे ना, उसमें कुछ ना कुछ खामियां जरूर मिलेगी। ओके, इसलिए ये सररियलिस्टिक ज़्यादा लगता है। तो ये फैंटेसी को, मेमोरी को और रियलिटी को जो है ना मिक्स कर देते हैं। ये चीज़ आपको लिखनी है कि ये किस तरीके से एक सररियलिस्टिक नॉवल है, ये रियलिटी से थोड़ा सा अलग हट के चलता है, क्योंकि इसमें मेमोरीज और इनकी खुद की फैंटेसीज ये ज़्यादा इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर सिंबॉलिक इमेजेस का यूज़ किया गया है, जैसे एंजल्स, वॉल्केनोज, बिजार सिटी स्केप्स। ठीक है, पोएटिक हेलुसिनेटरी है बहुत ज़्यादा, इनकी जो लैंग्वेज है एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है। फिर इनर साइकी, मतलब इंसान के दिमाग में क्या क्या चलता है, अनकॉन्शियस डिजायर, सेक्सुअलिटी, एग्जिस्टेंशियल एलियनेशन, ये सब कुछ दिखाया है। ओके, तो आई होप यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन एज वेल। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरीज प्रिवेड हेनरी मिलर्स ब्लैक स्प्रिंग। बिल्कुल भाई, नॉस्टैल्जिक तो है ही ये बहुत ज़्यादा। इन्होंने अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज उठा उठा के दिखाई है हमें, ब्रुकलिन की मेमोरीज दिखाई है। फिर ये जो द 14th वार्ड था, इसमें दिखाई है कि किस तरह से ये सड़कों पे खेला करते थे, रिवर टाइड्स एंजॉय किया करते थे। जो ब्रुकलिन ब्रिज है वहाँ पे इनकी काफ़ी सारी यादें हैं। फिर फादर की जो टेलर शॉप है वहाँ पे इन्हें कैसे अजीबोगरीब रिलेटिव्स मिले, यूथफुल फ्रीडम दिखाई है। तो एक तरह से उस टाइम का इनोसेंट वर्ल्ड दिखाया है जो बच्चे के अंदर होता है, ठीक है? फिर वो धीरे धीरे कैसे फ्रेगमेंटेड होता चला जाता है, डिसइल्यूजन्ड होता है, एलियनेट होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है रिपीट हो रही है। आई होप आप इसको लिख सकते हो आराम से, नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरीज। तो क्या क्या चीज़ें इनकी लाइफ में पॉजिटिव हुई है, क्या क्या नेगेटिव हुई है, वो सब आप इजीली हैंडल कर लोगे। तो इसी के साथ हमारा ये नेक्स्ट ब्लॉक भी होता है ख़त्म। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड डोंट वरी अगर आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा हो कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं है। देखो, मैं अगर ज़्यादा बड़ी समरी दे देती ना तो ये आपके लिए और मुश्किल बन जाता। दैट्स व्हाई आई हैव ट्राइड कि इसको मैं बहुत सिंपल रखूं, ताकि आप इसको एक बार पढ़ के ना आपको ये लग जाए कि हाँ इसमें इतना ही है बस। इससे ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो भी कुछ हम ज़्यादा कुछ बहुत वो कर नहीं लेंगे अपने एग्जाम में। मेन पॉइंट्स तो आपको यही सारी चीज़ें ही पता होनी चाहिए बस। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो।